नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता फेल होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा। कल शाम 7:30 बजे का वक्त तय और मुकर्रर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि शाम 7:30 बजे के बाद नाकेबंदी जो है वो कर दी जाएगी। तमाम खबरें, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने भी आई, जिसमें अमेरिका नाकेबंदी करता हुआ नजर आ रहा। अब हालात ऐसे बन गए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नाक बचाना भारी पड़ रही है। वह ईरान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने की वजह परमाणु बम बनाना बताया गया था। डर है अमेरिका को, इजराइल को, कि परमाणु हथियार जो है वो ईरान ना बना ले। और वहां से शुरू हुई कहानी जो पिक्चर में नहीं भी था, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां तक पहुंच चुकी है। हकीकत यह है कि अमेरिका अपनी ताकत के दम पर ईरान को दबाना चाहता है। इसलिए ईरान अमेरिका के हर हमले का पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। उधर शांति वार्ता में अमेरिका की बात नहीं मानने पर ट्रंप बुरी तरह गुस्सा हो गए, खिसिया गए, क्योंकि उम्मीद थी डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान जो है उनकी बातें मान लेगा, उनकी शर्तें मान लेगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए रणनीति अपनाई। एक कदम आगे बढ़ाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी जो है वो कर दी, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस मैप में आप देख रहे हैं। ऐसे में गौर करने वाली बात क्या है दर्शकों? गौर करने वाली बात यह है कि बात भले ही ईरान के परमाणु बम बनाने की हो या परमाणु हथियार को लेकर जिस तरह की तस्वीरें पेश की जा रही हैं कि नहीं बनाने दिया जाएगा, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर हो, नजर कहां है? नजर है हॉर्मुज पर। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज पर उसका कब्जा रहे, वो जैसे चाहे हॉर्मुज का इस्तेमाल करे, कंट्रोल जो है वो उसके हाथ में रहे, रिमोट कंट्रोल। उधर अमेरिका को ईरान की यह बात पसंद नहीं आ रही। कौन होते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने वाले? ये डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहे हैं। इसलिए अमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध का तनाव जो है वो बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में यह नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाकर यूएस को टक्कर दे। परमाणु हथियार बनाकर यूएस को चैलेंज करता हुआ नजर आया। असल में अमेरिका इसे अपनी झूठी शान के खिलाफ मान रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आखिर ईरान अमेरिका के बीच यह तनाव किस दिशा में आगे बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नब्ज जो है वो दबा दी गई है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच यह बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान अमेरिका के बीच एक बार फिर से बातचीत हो सकती है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। 16 अप्रैल को बातचीत शुरू हो सकती है। टेबल पर ईरान और अमेरिका साथ दिख सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच बातचीत की तैयारी चल रही है। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से यह खबर सामने आई है, सूत्रों के हवाले से भी खबर यह सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब तैयारी चल रही है दूसरे फेज की। आपको याद हो दर्शकों कि 21 घंटे की बातचीत हुई थी इस्लामाबाद में और कोई भी नतीजा नहीं निकला था। इसके बाद हुआ कि अमेरिका हमला कर सकता है, लेकिन स्टेप उठाया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, नाकेबंदी को लेकर। लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी अधिकारी क्या कह रहे हैं? अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं, एक रिपोर्ट कह रही है कि एक बार फिर से दूसरे दौर की बातचीत जो है वो हो सकती है। एक टेबल पर आमने सामने
अमेरिका और ईरान आ सकते हैं और बातचीत की जा सकती है। इस उथल पुथल के बीच शांति की बातचीत, शांति का रास्ता निकालने की तैयारी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। आपके सामने रख देते हैं 4 बड़ी खबरें जिस पर हम नजर डालने वाले हैं। वर्ल्ड वॉर में हम बात करेंगे। खबर नंबर 1 जिस पर हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड वॉर में, वो है फिर से क्या बातचीत शुरू होगी, जिसकी जानकारी हमने अभी आपको दी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एक इंटरव्यू जो चल रहा था उसमें अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि एक बार फिर से बातचीत की तैयारी चल रही है। एक टेबल पर ईरान अमेरिका सामने आ सकते हैं और जो शर्तें थी उन पर पुनः विचार किया जा सकता है, उस पर बातचीत जो है वो की जा सकती, लेकिन जगह कौन सी होगी यह अभी तय नहीं है। एजेंडा और क्या रहेगा या एजेंडा क्या रहेगा इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन अभी जो खबर है वो ये है कि क्या एक बार फिर से बातचीत जो है वो शुरू होती हुई नजर आएगी, ये भी तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है। इस पर भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड वॉर में, वो है दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें हॉर्मूज पर कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वहां पर शिप्स फंसी हुई हैं, नाकेबंदी। आपको याद हो कि हमने जानकारी दी थी आपको कल कि शाम 7:30 बजे अमेरिका नाकेबंदी शुरू कर देगा और फिर वो तस्वीर देखने को मिली जहां 15 जंगी जहाज नाकेबंदी करने के लिए वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ अमेरिकी नौसेना को यह निर्देश दिया गया है कि ना कोई शिप वहां से जाए और ना ही कोई शिप वहां से वापस आए। खासकर ईरान वाली शिप्स, जो भी शिप्स ईरान से पैसे या टोल देकर आ रही हैं उन पर नजर रखी जाए। अब इसमें मिर्ची लगी है। तकलीफ हुई है चाइना को। चाइना क्योंकि उसका भी जहाज जो है वहां से मुड़कर चला गया और कह रहा है अमेरिका से कि दखल देना ठीक नहीं है आपका। ये नाकेबंदी वाली जो बात आप कर रहे हैं, नाकेबंदी जो कर रही है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये वही चाइना है जिसको धमकाते हुए अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट नजर आए थे। इस पर भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस समय तीसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। वो है वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर, ईरान मुआवजा मांग रहा। यह बहुत दिलचस्प बात है। इसमें एक ट्विस्ट आ गया है। ये जो मुआवजा मांगने की बात निकलकर सामने आई, 5 देश। अब आप सोचेंगे कि ईरान 5 देशों से मुआवजा मांग रहा है। पहले आपके जहन में यह आया होगा कि अमेरिका से तो मुआवजा मांग ही रहा था ना वो, लेकिन सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया, जो दिलचस्प बात देखने को मिली, वो मांग रहा है मुआवजा किससे, जिन पर उसने हमला किया था। बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी, इन लोगों से, इन कंट्रीज से वो मुआवजा मांग रहा है। कह रहा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करिए। मतलब कि पहले हमने खुद हमला किया, अमेरिकी बेस जो थे उन्हें डिस्ट्रॉय किया, नेस्तनाबूद किया, नुकसान पहुंचाया वहां पर, और अब अमेरिका के साथ साथ इन 5 कंट्रीज से भी मुआवजा मांगा जा रहा, कहा जा रहा है कि हमारे यहां भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप करें। क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या रणनीति है और क्यों मांगा जा रहा है ये सब कुछ, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं किस तरह से वर्ल्ड वॉर में चौथी बड़ी खबर, गेंद अब ईरान के पाले में है। उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने कहा है, दरअसल वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू देने के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आगे की कहानी क्या रहने वाली है, तो उन्होंने कहा ये सवाल मुझसे मत पूछिए, सवाल तो ईरान से पूछिए क्योंकि गेंद अब उनके पाले में है। हमने तो अपनी शर्तें बता दी थी, हमने सब कुछ उनको क्लियर कर दिया था। अब जो करना है, जो स्टेप उठाना है वो ईरान को उठाना है, हमें कुछ नहीं करना।
हमें जो करना था हम कर चुके हैं। और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि जो इस वक्त गेंद है इस पूरे युद्ध की, बातचीत की, वो ईरान के पाले में है। क्या है पूरी खबर वो भी आपको बताएंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर आज हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, आपको जानकारी देते हुए नजर आएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मूज से 36 घंटे में करीब 20 जहाज गुजरे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। टोल के बाद IRGC से मंजूरी मिली है और यूएस ने दूसरी तरफ हॉर्मूज पर नाकेबंदी कर रखी है, हॉर्मूज में नाकेबंदी कर रखी है, लेकिन नाकेबंदी के बावजूद टोल जो है वो दिया जा रहा है। IRGC से मंजूरी मिल रही है और 36 घंटे की अगर बात की जाए तो 20 जहाज अब तक गुजर चुके हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब आप समझिए कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर पूरी गहमा गहमी मची हुई है, जहां नाकेबंदी की जा रही है, वहां पर 36 घंटे के अंदर क्या हो जाता है। 36 घंटे के अंदर ये जो 20 जहाज गुजरने की बात निकलकर सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका को मिर्ची लग सकती है। टोल देकर वहां से 20 जहाज गुजर चुके हैं और दूसरी तरफ मंजूरी IRGC से मिल रही है। और इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात कि नाकेबंदी जो है वो यूएस ने कर रखी है, उसके बावजूद वहां से 20 जहाज गुजर जाते हैं। इस खबर के बाद कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो खिसियाने वाले हैं, गुस्से में आने वाले हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो यही थी कि वो जो है वहां से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नाकेबंदी को लेकर जो तैयारी की गई थी वो यही थी कि ईरान को आर्थिक चोट जो है वो पहुंचाई जाए, व्यापार जो है ईरान करता हुआ नजर ना आए, ताकि ईरान दोबारा खड़ा ना हो सके, दोबारा अमेरिका और ज्यादा मेहनत ना करे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरान पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। ये 4 बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। ट्रंप शासन में ईरान का सपना पूरा नहीं होगा, यह व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। ईरान किसी भी हाल में परमाणु संवर्धन कार्यक्रम हो या परमाणु बम हो या परमाणु हथियार हो, वो नहीं बना पाएगा, उसकी हर कोशिश नाकाम होगी। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, ईरान के साथ तनाव पर डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान सामने आया और कहा कि बिना परमाणु बम की शर्त के कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर अब आप समझिए, इसके मायने समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी पर IRGC का भी बड़ा बयान जो है वो सामने आया, यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से ये बड़ा बयान है। और कहा क्या जा रहा है वो समझिए कि जिस तरह से लाल सागर की तरह वो लाल सागर से भागे थे, तो यहां पर भी वो भागते हुए नजर आएंगे। स्माइल कहानी ने यह कहा है। रेजिस्टेंस फ्रंट ने लाल सागर से दोनों को भगाया था। यूएस इजराइल को लाल सागर से भागने पर मजबूर किया था और उसी तरह की तस्वीर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भी देखने को मिलेगी जब वहां से वो भागते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच चौथी और अहम बड़ी खबर, ईरान ने मिडिल ईस्ट के 5 देशों से मुआवजा मांग लिया है। यह सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आई आज की। और इनमें वो जो कंट्रीज है वो समझिए, बहरीन है, सऊदी है, कतर, UAE और जॉर्डन से मुआवजे की मांग जो है वो की जा रही है। जंग में यूएस इजराइल का साथ दिया था इन लोगों ने। ईरान कह रहा है 5 देशों पर ईरान के खिलाफ मदद करने का आरोप ही जो है इन पर लगाया गया है, लेकिन इनसे मुआवजा भी मांगा जा रहा है क्योंकि आपने मदद की थी, आप भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और इस वजह से जो ईरान में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप लोग करेंगे। ये 4 बड़ी खबरें, इन 4 बड़ी खबरों के जरिए अब आप समझिए कि किस तरह से पूरा युद्ध घूमता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप शासन में ईरान का सपना पूरा नहीं होगा, तो परमाणु हथियार को लेकर है। साथ ही साथ जिस तरह से लाल सागर से इजराइल और अमेरिका भागता हुआ नजर आया था, मजबूर किया था, उसको लेकर बयान दिया गया है। और वहीं
ईरान के साथ तनाव के बीच ट्रंप का भी बयान जो सामने आया कि परमाणु हथियार किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर नहीं बनने दिया जाएगा और जो शर्तें रखी गई थी उन्हीं शर्तों पर बातचीत होगी। लेकिन 5 देशों पर ईरान के खिलाफ मदद करने का आरोप भी लगाया गया है और उनसे मुआवजे की मांग भी की गई है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल एसके मलिक, रिटायर्ड भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और इसकी शुरुआत झा सर आपसे ही करूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसका है और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। यह पहली बार नहीं हो रहा है। करीब 512 साल पहले या 510 या 15 के आसपास की बात है कि इससे पहले भी वहां पर कब्जे की रणनीति अपनाई गई थी और तब जब फारसी और आज का ईरान जो है उसने मार भगाया था और उसके बाद से अपना कब्जा जो देखने को मिल रहा है। और यह भी किसी से नहीं छिपा है कि सर कि पूरे 20% के आसपास जो है पूरा वर्ल्ड उस पर डिपेंड करता है सप्लाई के मामले में। वहां दिक्कत होगी तो सबको नुकसान जो है वो होने वाला है। वीएन झा सर। आशीष जी देखिए, ये बात अभी सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो उसके किनारे में जितने सारे लोग हैं उसके ऊपर में यूएन का लॉ है जी कि जितने लोग जितने देशों से उनका कोस्टल एरिया मिलता है, उनका इंटरनल वाटर होता है, उनका टेरिटोरियल वाटर होता है, कॉन्टिग्यूअस जोन होता है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो होता है हर देश का, जिसका सीमा समुद्र से मिलता है। अब इन लोगों का तो ये जो लीगल राइट्स ये है यूएन के हिसाब से। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे पास में डंडा है और वो मैं डंडा ऐसा भांज सकता हूँ कि मैं सबों को वहां से निकाल सकता हूँ, तो देख लीजिए अभी अमेरिका ने वहां पे चोक लगा दिया है। अब उस चोक से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाए तो जो भी शिप वहां से निकलेंगे वो आके इंटरनेशनल वाटर में स्टक हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने वहां पे चोक लगा रखा है, वो किसी को जाने नहीं देगा। ये दादागिरी है। और ये जो चीज है इससे किसी ना किसी तरह से सारे देशों को निपटना पड़ेगा। बात आज सिर्फ आई है ईरान की। इससे पहले हम वेनेजुएला में देख चुके हैं कि वहां भी इसी तरह से चोक लगाया था अमेरिका ने। आज के दिन में क्यूबा के राउंड में चोक लगाया हुआ अमेरिका ने। और कल के दिन में मान लीजिए अगर हिंद महासागर में या बे ऑफ बंगाल में इस तरह का अगर चोक लगा दे तो कब तक ऐसे आप सहिएगा? मतलब इससे पूरे विश्व को डील करना पड़ेगा कि जिस देश का तट मिलता है उनका तो उसमें आप मान सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ईरान की बात है, ईरान का जितना नुकसान हुआ है अगर वो चाहता है कि या तो अमेरिका उसकी भरपाई करे या फिर जितने देश वहां पे हैं जिन्होंने अमेरिका को अपने अपने बेसेस दिए हुए हैं, अपने अपने सरजमीन पे बेसेस दिए हुए हैं, जहां से हवाई जहाज या जहां से नेवल शिप आके ईरान को डैमेज कर गया है, तो वो भी भरपाई करे। एक तो ये रास्ता है जो कि उचित नहीं है। किसी के ऊपर में वसूली नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो ईरान आज के दिन में बिल्कुल लगभग सतही तौर से टेरिटोरियल लगभग तबाह हो चुका है, उसकी भरपाई अगर अमेरिका करने के लिए तैयार नहीं है, अगर वो अमेरिका को बाध्य नहीं कर सकता है इसको भरपाई करने के लिए, तो वो क्या करेगा? या तो ईरान जो है पहले भी रैडिकल था, आज के दिन में एक और रैडिकल स्टेप ले ले कि अमेरिका तुम इसकी भरपाई करो, नहीं तो हम ट्रंप को जहां भी वो मिलेगा उसको हम खत्म कर देंगे। रैडिकल स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है। तो अगर ऐसा वो डिसीजन लेके अमेरिका को डायरेक्टली धमकाता है तो शायद अमेरिका झुक जाए या अमेरिका नहीं झुके या और कोई एक्शन लो, ये अलग चीज है। लेकिन आज के दिन में जो अमेरिका क्या हुआ है, जो चोक लगाई हुई उसने इंटरनेशनल वाटर में, ये बिल्कुल सारे नियमों के खिलाफ है और इससे भारत को भी उतनी ही कंसर्न होनी चाहिए जितनी किसी और को होगा। क्योंकि कल को एक तरफ में इंडियन सी है, इंडियन ओशन है, दूसरी तरफ में अरेबियन सी है। दोनों तरफ से भारत के दोनों किनारे को पूर्वी और पश्चिमी अगर
कल को अमेरिका को भारत पसंद नहीं है, हाँ हाँ अगर वो चोक लगा दे, हाँ। और इसी तरह से उसने वही वही बात हो गई झा सर की, अपनी अपनी दादागिरी जो है दिखाने पर जो है वो इस वक्त देखने को मिले, क्योंकि उस रूट को अगर देखें तो इस हिसाब से अगर अमेरिका ने लगा दिया तो फिर पाकिस्तान कल को लगा दे, फिर उसके बाद से भारत लगा दे, तो ऐसे करते करते तो सब लगा देंगे, तो ये भी तो मुमकिन नहीं है ना एस के मलिक सर। जी आशीष जी, देखिए ये बात बिल्कुल जो झा साहब बोल रहे हैं, ये बात तो सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल ठीक है कि आप अपनी मर्जी से पूरा इंटरनेशनल वाटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया डिस्ट्रीब्यूटिव रूप में इस पर डिपेंड करती है। लेकिन इस जो ये गलत परंपरा चलाई है, ये परंपरा किसने चलाई है? आप दादागिरी कौन शुरू किया है? अमेरिका तो कल से बैठा है वहां पे, इससे पहले क्या हुआ? देखिए, ईरान जो ये कह रहे थे, ईरान राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की धमकी ऑपरेशन से पहले से, कई महीनों पहले से जारी कर रहा है कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे। ये पूरा ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, तो उसके तहत वो दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। बट सवाल यहां ये आता है कि जो आज की सिचुएशन है उसको डील करने का कोई तरीका तो होगा, तरीका जरूर मिलेगा। देखिए, ईरान ने जो स्थिति पैदा की है, अमेरिका का सैद्धांतिक रूप से गलत है, लेकिन अमेरिका के साथ के गलत करने का मतलब ये है कि ईरान ने पूरे खाड़ी के देश जो जीसीसी कंट्रीज है उनकी तो पूरी अर्थव्यवस्था पे कुठाराघात किया है। इसको दरने के लिए अमेरिका को, या तो अमेरिका अपना वर्चस्व छोड़ दे पूरी दुनिया के अंदर और चुपचाप एक शांति प्रिय देश की तरह अपना काम करे, लेकिन चूंकि अमेरिका को एक चौधराट का नशा है, और वो चौधराट का नशा सस्ता नहीं होता है, वो बहुत महंगा होता है। अब उसकी गारंटी है कि अपने मित्र देशों के जो हित है उनको कैसे प्रोटेक्ट करें। अभी इसमें 3-4 चीजें मस्ट हो चुकी हैं। एक तो ये है कि जो सऊदी अरब से आके नीचे तक, ओमान तक, जो उतने जीसीसी कंट्रीज है, उनके हित को वे सभी अमेरिका की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि निकालो अब इसका, अब जो प्रॉब्लम हुई है इसका हल निकालिए आप, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो जा रही है। और दूसरी बात यह है कि सुएज कैनाल का रास्ता भी इतना आसान नहीं स्विच ऑन करना, वहां पर जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है सप्लाई लाइंस का, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इश्यू आज नहीं, ये तो हमेशा के लिए पैदा हो गया है, क्योंकि अभी तक ईरान ने इस युद्ध शुरू होने से पहले, ऑपरेशन शुरू होने पहले, ना ही यहाँ पे कोई ब्लॉकेड था ना कुछ था, तो ये भी ईरान की दादागिरी है कि आप मुझे पैसा दीजिए एक्स्ट्रा। अरे आपके कर्म को पूरी दुनिया क्यों भुगते? इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट तय किए गए हैं, या तो अच्छा होता कि आप इसको सालों से पहले बढ़ा लेते अगर आपको पैसा चाहिए था, कि भाई ठीक है आप सभी देशों को कॉन्फिडेंस में लीजिए और अपने अर्थव्यवस्था में यू वांटेड टू इन्फ्यूज द मनी, तो उसको इंक्रीज कीजिए। और आप उस टाइम पर इंक्रीज कर रहे हैं कि जब पूरी दुनिया को आपने टाइट कर दिया है, खासकर सप्लाई के मामले में। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेलिंग से ज्यादा कुछ नहीं है। अमेरिका का रिएक्शन भी एक तरह से देखा जाए अच्छी बात तो नहीं कही जाएगी, लेकिन वो तो एक रिएक्शन है। अमेरिका ने अपना शुरुआत नहीं किया कि मैं इसको या ब्लॉकेड कर डालूंगा यहां पर। ठीक है, ये कल मैं एक स्टडी कर रहा था दीवान सर, तो उसमें मैं देख रहा था कि एक सिंपैथी जो है वो ईरान के साथ सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी, लेकिन वो सिंपैथी जो है वो एकदम से चेंज हो जाती है इस वजह से क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अब जो है समझ में आने लगा है कि खुलेआम दादागिरी चल रही है, और उसके बाद से अमेरिका ने भी नाकेबंदी वाला जो है रणनीति अपना लिया है। दीवान सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जय हिंद आपको, आप सब को पेंडिस को भी, आप दर्शकों का आशीष जी। मुझे तो ख्याल आता है, अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हेन एलिफेंट्स दे मेक लव और दे मेक वॉर, ग्रास गेट्स बगर्ड। इस केस में तो 2 एलिफेंट्स हैं, ईरान तो इतना बड़ा एलिफेंट नहीं है, 2 एलिफेंट्स लड़ रहे हैं और हम पिस रहे हैं, दुनिया पिस रही है। तो सवाल ये है कि अमेरिका जो है वो, आपको पता है ये यूएनओ कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज जो है, अनक्लॉज जो है, उसका सिग्नेटरी भी नहीं भाई। आप उसका हवाला देके कैसे कह रहे हो कि नेचुरल स्टेट को फ्री रखो? कन्वेंशन है फ्री रखो, नहीं तो मलाका स्टेट भी वैसे फ्री नहीं रहेगी। वहां मलेशिया, सिंगापुर लेवी टोल लगा देंगे। सुएज कनाल में तो $5 लाख देता है हर जहाज। क्यों? सुएज कनाल तो इजिप्ट की जमीन को काट के बनाई गई थी, वो अलग बात है। सवाल ये है, अभी लीगल की पॉइंट नहीं आ रहा है, अब ये पॉइंट आ रहा है, आप तो जाइंट हैं यूएस से, हम तो छोटे हैं, हम तो जो कुछ खुराफात कर सकते करेंगे। आप हमको, आपने हर्जाना नहीं दिया, हमें 5 जीसीसी कंट्री से मांग लेंगे, कुवैत, जॉर्डन, ओमान, कतार, जो भी है, और आपने हमारी पोर्ट्स को बंद किया है। 2 चीजें हमको समझनी पड़ेगी, हमारे दर्शकों को भी। जो ब्लॉकेड है ईरान का तो था भाई, हम टोल लेंगे, $2 मिलियन लेंगे अगर
ऐसा होता है। $2 मिलियन से भी कोई ऐसा आकाश का प्राइस चला जाएगा, आकाश में, ऐसा नहीं है। वीएलसीसी जो होता है, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर जो होता है, वो 2 मिलियन बैरल्स कैरी करता है। अगर उससे $2 मिलियन देता है, वो $20 लाख देता है, तो $1 पर बैरल प्राइस बढ़ता है। लीगली तो गलत है, चाहे 5 पैसे हो चाहे $1 हो, गलत। पर सवाल ये है कि अब तो क्या किया है ईरान, यूएसए ने बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया जी। है। उसने कहा हम ईरानियन पोर्ट्स, चाहे वो खर्ग है, चाहे वो बंदर अब्बास है, चाहे आउटसाइड अरेबियन गल्फ में, अरेबियन सी में, जो उसका चबार पोर्ट तक, चबार छोड़ दिया है उन्होंने इंडिया कहने में, इन सब के ऊपर हम नाकाबंदी करेंगे। तो इसमें क्या, चीन का ऑयल जाता है 90%, तो चीन का ऑयल यहीं से जा रहा है। 2 मिलियन बैरल, 5 मिलियन बैरल रोज ऑयल लेता है चीन, तो जा रहा है। तो चीन भी इसमें कूद सकता है। हालांकि चीन की शिप वापस गई है आज। आपने चीन का, हाँ वही मैं उसी पर आ रहा था, आपने जिक्र कर दिया कि चीन भी उस पर नाराज नजर आ गया क्योंकि उसकी शिप भी वापस हो गई है और उसने कहा कि अमेरिका इसमें दखल अंदाजी ना करे। करेक्ट। और सेकेंडली आशीष जी समझे मेरी बात जी, अमेरिका चीन को दबा नहीं सकता है। मिलिट्री ताकत की बात ही नहीं है। इतना भारी सब पे टैरिफ लगाया, टैरिफ बॉम्ब बड़े बड़े छोड़े ट्रंप ने, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कान खींचे तो बंद हो गया मामला। उसके पहले चीन पे टैरिफ कम लगाया। क्यों? चीन से ये हाथ जोड़ के मांग की गई, आप हम टैरिफ कम लगा रहे हैं, आप हमें रेयर अर्थ दो। वो तो मसला खत्म ही नहीं हुआ है, और 14 मई को ट्रंप जा रहे हैं बीजिंग में जी जिनपिंग को मिलने। तो सवाल ये है कि फिर भी ये जो काम भी किया, अमेरिका ने फोर्सेस डाल दिए हैं, नाकाबंदी कर दिए, इसके बाद भी अमेरिका का हाथ ऊपर नहीं है। वो चाहेंगे बातचीत 16 को होनी है, हो जाए। पर मैं नहीं समझता हूं, अगर आप ईरान में होते, मैं ईरान में होता, तो मेरे को विश्वास नहीं होता अमेरिका की बातचीतों पे। सुलह की आपने बात की है सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन स्पीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं बता दूं दर्शकों को। ईरान पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया और क्या कह रहे हैं कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान युद्ध खत्म करना चाहता है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। होर्मुज के नाम पर ईरान उगाही कर रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर है जिसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान जो है युद्ध खत्म करना चाहता है। आलोक साय सर। आशीष जी, बात सही है, क्योंकि एसोसिएटेड प्रेस से जो रिपोर्ट आई है उसमें फीडर्स यही कहते हैं कि बात की पहल जो है ईरान के तरफ से हुई है कि वो सेकेंड राउंड ऑफ बात करना चाहते हैं। ट्रंप ने तो और जेडी वांस तो बड़े अखर तरीके से वहां से वापस आ गए थे कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, अब द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ईरान। सो बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ईरान, इसमें कोई शक नहीं है। और अब बात चल रही है, ऐसा हो सकता है कि ये अगले दौर की वार्ता जो है वो या तो इस्लामाबाद में होगी या जेनेवा में होगी, दोनों में से कोई एक जगह होगी। और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद जिन पॉइंट पर ईरान बुरी तरह से अड़ा हुआ था, हो सकता है एक आध कहीं वो कंसेशन के लिए तैयार हो रहा है। और ये जो उनका मन बदला है, वो मेरे ख्याल से अमेरिका के इस कदम से बदला है। क्योंकि देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि हर एक देश के पास उसकी समुद्री तट जो है 12 मील तक का समुद्री तट से उस सी पर उसका अधिकार होता है। चक्कर यह है, प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 24 नॉटिकल माइल का ही वहां मैक्सिमम विड्थ है, जो सबसे नैरो जगह है। 24 में अब 12 अगर ईरान ले लेता है, 12 मील ओमान ले लेता है, तो कोई पूरा समुद्री बंद हो जाएगा। तो इसलिए एक इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस का एक कमीशन है जिसने ये निर्णय लिया था कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक इंटरनेशनल पैसेज माना जाएगा और इसमें सभी के जहाज निर्बाध रूप से आएंगे जाएंगे। लेकिन इस चीज को, इस कन्वेंशन पर ईरान ने साइन नहीं किया था। तो ईरान को अब मौका मिल गया, वो कहता है कि इस कन्वेंशन पर मैंने तो साइन नहीं किया है और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से 12 मील का हमारा अधिकार है और उधर से 12 मील लेगा ओमान, और इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। लेकिन आपकी मंशा तो इससे पूरी दुनिया में साफ हो गई ना कि आप जो चीज एक निर्बाध रूप से चल रहा था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड चल रहे थे, 170-180 जहाज डेली वहां से निकलते थे, उसको आप ब्लॉक कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये वैसे ही बात है कि भले ही आपके घर के आसपास अगर कोई, भले ही आपके घर दीवार से सटी हुई कोई जगह हो, लेकिन अगर वो सार्वजनिक रास्ता है तो कोई भी कोर्ट उसको बंद करने का अधिकार आपको नहीं देता है।
तो वही बात है यहाँ पे। और अभी सिचुएशन देखिए ये हो गया है कि अमेरिका ने जो कदम उठाया है वो पहले से बिल्कुल अलग तरह का है। पहले अमेरिका और इजराइल का क्या कदम होता था कि डिस्ट्रक्शन, बम्बार्डमेंट, मारो। अभी अमेरिका थोड़ा सा वो भी इसी श्रूड तरीके से वही कदम उठाया उसने जो ईरान कर रहा है। चलो भाई, हम अटैक तुम्हारे ऊपर अभी नहीं करेंगे, अब हम भी ब्लॉकेट करेंगे। तुमने ब्लॉक किया ना, अब हम तुम्हारे जहाज को नहीं जाने देंगे। उसने 16 जहाज वहां लगा दिए। तो अब ईरान को समझ में आ रहा है कि भाई हम टॉल तो ले लेंगे, लेकिन अगर ये चाहेगा तो वहां आगे जाने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने के बाद बाकी जहाजों को ये रोक देगा। इन तो सब ये के बीच, बहुत बड़ा इन सारी न्यूसेंस चीजों हो के जाएगा बीच और सर, सारे आलोक सर, जहाज ब्लॉक मैं होने आता हूं लगेंगे। आपके पास आता हूं। मैं सवाल अगला स्वतंत्र कुमार सर से लेना चाह रहा हूं। इन सब के बीच एक जो चुपचाप बैठा है वो है इजराइल। वो सारी सब कुछ अमेरिका और ईरान की बात हो रही है, लेकिन इजराइल जो है चुपचाप बैठा हुआ है, वो सारी चीजें देख रहा है और पीछे से पिन जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका भूमिका किस तरह से अब बदल रही है, साथ ही साथ उन दोनों को लेकर भी, और इजराइल कैसे बेनिफिट लेता हुआ नजर आ रहा है? स्वतंत्र कुमार सर। देखिए, ऐसा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सारा पैसे के लेन देन से चलता है, और इकोनॉमीज में जब तक पैसे का इनफ्लो नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो ईरान की इकोनॉमी अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेजॉरिटी जो है वहां पे जो पैसा आता है या संसाधन आते हैं वो चाइना से आते हैं। 75% ईरान का तेल चाइना खरीदता है। चाइना दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक है। तो वो एक बड़ा फैक्टर बना हुआ था। और देखिए, ईरान एक शैडो फ्लीट भी ऑपरेट करता है, और वो शैडो फ्लीट लार्जली चाइना में जो टी पॉट रिफाइनरीज हैं, जो छोटी छोटी रिफाइनरीज हैं, उनको ऑयल सप्लाई करता है। उनका पेमेंट युआन में होता है। तो वो सारा इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जो स्विफ्ट का बना हुआ है उसे भी बाईपास करते हैं। डॉलर में भी ट्रेड नहीं होता। ये सारी चीजें अमेरिका को पिंच कर रही हैं, और कहीं ना कहीं जो ये पैसे का इनफ्लो है चाइना की तरफ से, ये ही ईरान की इकोनॉमी को चला रहा है। ये है पहली बात। दूसरी बात ये है कि इजराइल का यहाँ पे इंटरेस्ट डेफिनेटली ये है कि किस तरह से ईरान की इकोनॉमी को तबाह किया जाए। अगर पैसे का इनफ्लो लगातार बना रहेगा तो इकोनॉमी किसी भी तरह से स्ट्रेस में नहीं आने वाली। और जब तक ईरान की इकोनॉमी स्ट्रेस में नहीं आएगी वो टेबल पे नहीं बैठेगा बात करने के लिए। इसी वजह से अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी करके बैठा है कि अगर यहां से कोई शिप्स नहीं निकलेंगे तो ईरान अपना तेल बाहर नहीं भेज पाएगा। ये सारा घटनाक्रम जो पीछे चल रहा था, इसमें ईरान अपना तेल भेज दे रहा था, और चाइना ने अराउंड 1.4 मिलियन बैरल पर डे खरीदा है। अगर आप इसी साल का लगा लें 2025 का, तो अराउंड 16 बिलियन के आसपास का ट्रेड है ये। तो बहुत बड़ा पैसा ईरान को चाइना से मिल रहा था। यूएस और इजराइल को इस बात की खबर थी, इसीलिए हॉर्मुज का ब्लॉकेज किया गया है। और इजराइल के जो इंटरेस्ट हैं वो आप सभी को पता ही है। मिडिल ईस्ट में इजराइल का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि वो सेफ रहे, क्योंकि इकलौता कंट्री है जो ज्यूज का है, बाकी सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। ईरान हमेशा अपने प्रॉक्सीज के साथ हमास, हूती और हिजबुल्लाह के साथ अटैक करता रहा है, और इजराइल चाहता है कि उस चीज को परमानेंटली सॉल्व कर दिया जाए। तो हमास को उन्होंने टारगेट किया पहले, उसके बाद हिजबुल्लाह को टारगेट किया, और उनका हमेशा से मानना था कि ईरान जो है वो सांप का फन है। तो वो ईरान को भी उसी तरह हैंडल करना चाहते हैं, परमानेंटली वीक कर देना चाहते हैं ईरान की इकोनॉमी को। और कहीं ना कहीं अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि उनके पास एटॉमिक बॉम्ब ना आए। देखिए, वो बात ठीक है कि अमेरिकन चाहते हैं एटॉमिक बॉम्ब ना आए, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास कहां से आ गया? उसका प्रोग्राम कौन चला रहा था? तो आजकल जो इंटरनेशनल सिचुएशन है आपके जियोपॉलिटिक्स की, तो वहां पे अगर चाइना ये चाहेगा कि ईरान के पास एटॉमिक बॉम्ब हो तो वो पहुंच जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये तो इश्यूज होते हैं, नैरेटिव सेट किए जाते हैं जिनके बेसिस पे आप अपनी लड़ाइयां लड़ते हैं। तो सारी सिचुएशन का लब्बो लिवाब यही है कि इजराइल चाहता है कि ईरान को किसी भी तरह परमानेंटली वीक कर दिया जाए या क्रिपल कर दिया जाए। अमेरिका ऑफ कोर्स एलाई है इजराइल का, तो वो उसके साथ है इस बात में। और चाइना का इंटरेस्ट ये है कि अगर उसका ऑयल सप्लाई रुक गई ईरान की तरफ से तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सस्ता ऑयल मिलता है ईरान से चाइना को। हाँ, और इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूं सर, वीएन झा सर का मैं रुख करूंगा। सर, सुरक्षा का हक तो सबको है ना, कि अगर मेरे यहां कोई हमला ना करे तो मैं अपनी तैयारी रखूंगा, तो ईरान भी कर रहा है। ऐसे में तकलीफ क्या है? दूसरा,
अमेरिका एक साथ दो तैयारी कर रहा है। एक तो नाकेबंदी के जरिए जो है वो तो कमजोर कर ही रहा है ईरान को, दूसरा ये है कि अपने यहाँ का जो तेल है वो भी बेचता हुआ नजर आएगा, उसको भी तो बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वीएन झा सर। जी आशीष जी, इसमें बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो अभी हमने अपने चर्चा में नहीं लाया हुआ है। ये जो ब्लॉकेड है ये इतना आसान नहीं है। अभी अमेरिका ने ब्लॉकेड सिर्फ ईरानियन पोर्ट्स पे लगाया हुआ है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ईरान से तेल खरीदने वाले जिसको आज के दिन में उन्होंने छूट दी है, उसमें उसमें चाइना है, यूएस, इंडिया है, पाकिस्तान है, जापान का कुछ अंश है। तो अमेरिका क्या करेगा? देखिए, अमेरिका की जो नीति है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, वो अपने हित के लिए करता है। चाइना चूंकि एक ताकत है, और चूंकि चाइना से अमेरिका को रेयर अर्थ और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो चाइना को एग्जेम्प्ट कर दे कि ठीक है आप लेके जाओ। क्योंकि चाइना का अगर एक शिप वापस आ गया है और फिर जब दूसरी बार जब वो निकलेगा तब फिर से अगर अमेरिका ने उसको ब्लॉकेट किया, तो चाइना इसमें अपना मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जो है वो आप बिल्कुल आप मान के चलिए कि चाइना चुपचाप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके कुछ मिलिट्री एसेट वही पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट में हैं, वहीं से वो आगे एस्कॉर्ट करने के लिए आ जाएगा। और अमेरिका ने कहा है, धमकी दी है सबों को कि अगर किसी भी देश का मिलिट्री शिप अगर एस्कॉर्ट करने के लिए आएगा तो उस पर अटैक होगा। तो अगर यहाँ पे कहीं एस्केलेशन हुआ तो इसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे। दूसरी चीज, जो वहां पे जो बाकी सब जो कंट्री हैं सबों का ब्लॉकेट होगा, क्योंकि अब ईरान ने स्टैंड ले लिया है, वो किसी को जहां जाने नहीं देगा। क्योंकि अमेरिका उसके शिप को जाने नहीं दे रहा है, तो और वो किसी और शिप को भी वहां से जाने नहीं देगा, क्योंकि सब के सब वो अटैक के दायरे में होंगे उसके। तो अगर बाकी भी गल्फ कंट्रीज का जो इकोनॉमी है वो चोक होने जा रहा है, उनका सप्लाई पॉइंट चोक होने जा रहा है, तो वो कंट्री भी तिलमिलाएंगे। और उनसे जिसको ऑयल मिलती है, खास करके मैं बात कर रहा हूं यूरोप की, वो भी तिलमिलाएंगे। तो ये जो चोकिंग पॉइंट है ये यहाँ पे लिमिटेड नहीं रहने वाला है। आने वाले दिनों में कोई नहीं कोई तरह का एस्केलेशन इसमें जरूर होगा। ब्रिटेन ने कहा है कि वो इसमें अपना भाग लेने नहीं जा रहा है ब्लॉकेड में, लेकिन उसने एक और चीज कही है कि अगर हॉर्मुज को क्लियर करने के लिए अगर कोई संसाधन या कोई उपाय अगर हो तो हम उसमें सहायता देने के लिए तैयार हैं। मतलब ढुलमुल रवैया यूके का है, और यही चीज आपको यूरोप के कुछ और देश को देखने को मिलेंगे। लास्ट आपने सवाल उठाया कि इसमें इसराइल क्या करेगा। देखिए, इसराइल का यहाँ पे हॉर्मुज में कोई बड़ा स्टेक नहीं है। वहां पे अगर वो ब्लॉकेट है तो इसराइल कहेगा कि ऐसी की तैसी मेरा तो एम है कि मेरी जो अस्तित्व है वो खतरे में ना पड़े, और उसके लिए लेबनान, गाजा और या और कोई जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जो उसके ऊपर नजर रखेगा उसको समाप्त करने के लिए तैयार रहेगा। और एक बात मान के चलिए, आज के दिन में वहां पे अमेरिका में बातचीत होने वाली है लेबनान और इसराइल की। तो यहाँ पे क्या करेगा इसराइल अभी मान लेगा, उसने हिजबुल्लाह को भी बहुत नुकसान पहुंचाया हुआ है, वो यहां पे मान लेगा। तो ये चीजें करके इसराइल जो है वो अपना पक्ष रखेगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि आप उन 5 पॉइंट्स को याद कीजिए जो कि स्टिकिंग पॉइंट थे इस वार्ता में, जिसके चलते वो सफल नहीं हुई। ठीक है, आपको रोक रहा हूं, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, बहुत बड़ी खबर है ये। ईरान अमेरिका में तनाव के बीच किम जोंग उन की भी एंट्री हो गई है। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने मध्यस्थता की पेशकश कर दी है। दुनिया में शांति की प्राथमिकता की बात जो है वो किम जोंग उन करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने मध्यस्थता की पेशकश की है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। दुनिया में शांति को प्राथमिकता मिले, ये किम जोंग उन कहते हुए नजर आ रहे हैं, और मध्यस्थता के लिए ट्रंप के साथ बैठने के लिए किम तैयार हैं। दुनिया अस्थिरता से थक चुकी है। किम जोंग उन कह रहे हैं कि अब जो है वो परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही। ईरान अमेरिका युद्ध खत्म कराने के लिए हमेशा तैयार है। रूस के बाद उत्तर कोरिया ने भी मध्यस्थता में दिलचस्पी दिखाई है। यह इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर है। दिवान सर, इस पर आपका रिएक्शन कि रूस के बाद उत्तर कोरिया भी जो है वो निकलकर सामने आ रहा है और कह रहा है कि अगर मध्यस्थता करने की जरूरत पड़ रही है तो आई एम रेडी। आशीष जी,
जो नास्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं करता है, वो कहता है मैं आपकी अभिषेक और पूजा मैं करा दूंगा आपकी। पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट था, तो 11 अप्रैल को उसने मध्यस्थता कराई। तो ये तो खैर बहाने, ये तो खैर बातें हैं, कुछ छोड़े। पर जो स्टिकिंग पॉइंट दो चीज है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, चाइना का ईरान का प्रेजेंस है ही, और यूएसए का प्रेजेंस है ही। आप मुझे बताएं आशीष जी, कौन सी मर्चेंट नेवी कंपनी अपना जहाज इस कंडीशन में हॉर्मुज में भेजेगी? आप समझो, लखनऊ में बाजार में शॉपिंग करने जानी है, वहां लफड़ा हो रहा है, छोड़ो यार रुक जाओ, लफड़ा सॉर्ट आउट हो तब जाएंगे। तो बाजार चलते, ऐसे बाजार चलते नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं 16 को होनी है मीटिंग, उसके लिए दोनों तैयार हैं। हाँ। और सेकेंडली मुझे आप बताएं, ये लीगली तो ठीक है, आप नेचुरल वाटर में नेचुरल स्टेट बंद नहीं कर सकते। अरे अमेरिका ने अटैक किया है, वो भी तो लॉ फ्लाउट किया है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है? तो तुम ऐसा करोगे तो हम वैसा करेंगे। उदाहरण, ईरान के पोर्ट्स को बंद करोगे, ईरान जो है पूरी जो पोर्ट्स सदर्न फ्रंट में है पर्शियन गल्फ के, उनको बंद कर देगा। और आप हमको हर्जाना नहीं दोगे, हम उनसे हर्जाना लेंगे। आप अपने ग्राउंड ट्रूप हमारे पे भेजोगे, हम इन पोर्ट पे अटैक कर देंगे। तो सब इन कंट्रीज पे। तो सवाल ये है कि अमेरिका को भी समझना पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है कि अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया में 70-80 साल से चल रही है। 800 मिलिट्री बेस है उनके। कोई पीस नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं। ये तो कहते हैं, हमको चूर्ण पिलाते हैं रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर मींस जो उनके फेवर में हो वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है। बाकी कुछ भी करें अच्छी बात है। मैं नहीं मानता हूं इजराइल ने जो, ईरान ने जो किया है अक्टूबर 23 में, वो हैवानियत नहीं थी, उनके हवाले से हुई ना, हमास वगैरह से वो थी। पर वो भी टेररिज्म था। ये अमेरिका का भी टेररिज्म है। भाई एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। अमेरिका को क्लीन चिट ना दें, ये खत्म होना चाहिए काम। सांपनाथ और नागनाथ का आपने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, और मेरे शहर लखनऊ का भी जिक्र कर दिया आपने। लेकिन ये दोनों ही नाग जो है वो डस रहे हैं, और नुकसान तो आम जनता का ही हो रहा है। मलिक साहब, उत्तर कोरिया का क्या इंटरेस्ट इसमें? आशीष जी, देखिए जैसे जैसे चीजें आशीष जी, जैसे जैसे घटनाक्रम बदल रहा है, चीजें बदल रही है, नए नए आयाम उसमें जुड़ रहे हैं। इसमें नॉर्थ कोरिया का एक्टिव रोल मुझे नहीं लगता बहुत कुछ है। नॉर्थ कोरिया वैसे ही ईरान को देखा जाए मिलिट्री हार्डवेयर बहुत सारी चीज दे रहा है, ये चीज छिपी नहीं है। नॉर्थ कोरिया का इस टाइम से ये कहना, इसमें आइडियली देखिए सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी बात है। कोई भी कंट्री कहेगा भाई शांति की जरूरत है पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल, बिल्कुल बात सही है। पर बात सही ये भी है कि जिसकी शक्ति है, जिसके पास शक्ति है दुनिया में, उसी का डंका बजता रहा है, सदियों से बजता रहा है, हजारों हजारों साल से। ये कोई आज की नई बात नहीं है। अमेरिका जो कर रहा है, ये बात सही है कि पिछले तकरीबन 1 शताब्दी से पूरी दुनिया पर उसका एक छत्र राज चल रहा है इकोनॉमिकली। और ये लड़ाई है ही नहीं किसी जगह को प्राप्त करने की या कब्जा करने की, ये सारा झगड़ा ही इकोनॉमी का है। जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, बिल्कुल बात सही है। अमेरिका इस टाइम आया है कि हमें अब ईरान को इकोनॉमिकली कमजोर करना है, तभी वो बातचीत की टेबल पर आएगा। कुछ चीजें इसकी सही है, कुछ चीजें इसकी सही है, दोनों के दोनों गलत है। दोनों के अंदर वो कहते हैं ना, एक हम्माम में सब डैश डैश है, वो है। ईरान कोई अच्छी बात नहीं कर रहा है। ईरान के अंदर भी अपना एक देखिए लॉबी है। रशिया भी अपना रुख देख रहा है कि अमेरिका को उलझाया जाए, और अमेरिका को एक तरह से जो उन्होंने जेलेंस्की वो वाला जो एपिसोड चलाया हुआ है ना, जो बाइडेन प्रशासन के टाइम से चालू है, वो भी अमेरिका अपना फायदा देख रहे हैं। चाइना अपना फायदा देख ही रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा अफेक्टेड पार्टी है इसके अंदर। और क्योंकि पूरा जितना इसका व्यापार था वो युआन के अंदर और रूबल इनका रियाल के अंदर चलता था, ये सबको मालूम था। लेकिन एक मौका मिलके अमेरिका ने इजराइल के साथ अपना एक उस मौके को लगा के एनकैश करने की कोशिश की है कि यही मौका है ईरान को दबाकर उससे अपनी चीजें मनवाई जाए। लेकिन अब इजराइल मनवाने वाली बात का आपने जिक्र कर दिया, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। मैं इसका आंसर मैं चाहता हूं कि जो है स्वतंत्र साहब दें कि पूरी सिनेरियो जो 40-45 साल से जो देखने को मिल रही है, सैंक्शन से लेकर तमाम चीजें आपने कर ली, हर कोशिश आपने कर ली कि दबाया जाए, लेकिन अब भी जस के तस हैं वैसी चीजें हैं। सिर्फ युद्ध जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। जी एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन है। और उसकी वजह ये देखिए कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है ना, वो इंटरडिपेंडेंस के ऊपर बेस्ड है। तो 91 के बाद जब WTO बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तब ये तय हुआ था कि पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और उसी की वजह से ऐसा हुआ कि बहुत सारी जो सप्लाई थी अमेरिका की वो चाइना पहुंच गई, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। सारी इंटरडिपेंडेंस थी। लेकिन ईरान पे सैंक्शंस रहे हैं इतने लंबे समय से, वो
ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ज्वाइन नहीं कर पाया। हाँ, इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसे परमिशन ही नहीं दी गई इस बात की कि आप उसमें शामिल हो। तो उनकी इकोनॉमी को भी तो सरवाइव करना है, तो उन्होंने उसका तरीका ढूंढ लिया। कैस्पियन सी के थ्रू उन्होंने रशिया के साथ ट्रेड किया और हॉर्मुज के थ्रू उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड किया। अब चाइना, अब आपने जो बात की थी अभी उत्तर कोरिया वाली, तो उत्तर कोरिया कैसे आ गया इसमें मुझे एकदम से लगा कि भाई उत्तर कोरिया आ गया, तो दैट इज अ चाइनीज एंगल। अगर उत्तर कोरिया ये बात कर रहा है तो इसका मतलब चाइना ने कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया को कहा है कि आप ये बोलिए, क्योंकि उत्तर कोरिया चाइना का प्रॉक्सी है। ओके, जैसे ईरान के प्रॉक्सीज हैं हूती, हिजबुल्ला और हमास, वैसे ही चाइना का प्रॉक्सी है उत्तर कोरिया। तो वहीं से ये स्टेटमेंट आया होगा। तो देखिए, चाइना एनर्जी हंग्री कंट्री है, उसे बहुत सारी एनर्जी चाहिए क्योंकि वो दुनिया की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो एक इकलौता ऐसा कंट्री है जिसका मैसिव ट्रेड सरप्लस है पूरी दुनिया के साथ। अब देखिए, $1 ट्रिलियन से ज्यादा का ट्रेड सरप्लस है चाइना का बाकी दुनिया के साथ। पहला कंट्री है दुनिया का ऐसा करने वाला। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी को बहुत सारी एनर्जी चाहिए। एनर्जी आएगी कहां से? एक सोर्स ईरान भी है उसका, वहां से सस्ती डिस्काउंटेड फॉर्म में उन्हें एनर्जी मिलती है। तो ईरान की जो इकोनॉमी थी ये रशिया और चाइना के माध्यम से ही चल रही थी इतने लंबे समय से। भाई, हमारा ईरान के साथ ट्रेड कितना है? 1.5 बिलियन के आसपास का ट्रेड है। टर्की के साथ ईरान का ट्रेड 5 बिलियन का है, रशिया के साथ 5 बिलियन का है, चाइना के साथ 16 बिलियन के आसपास का ट्रेड है। तो जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं आप देखेंगे ईरान के, तो वो टर्की है, रशिया है और चाइना है। बाकी दुनिया के साथ उन्होंने ट्रेड कहाँ किया इतने लंबे समय? तो सिचुएशन ये है कि ऑफकोर्स सैंक्शंस रहे ईरान के ऊपर लंबे समय से, लेकिन उन्होंने उन सैंक्शंस में जीने का तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने अपने पार्टनर्स तलाश कर लिए और उसके साथ वो अपनी इकोनॉमी चलाते रहे। ठीक है। एक जो हेक्टर नेटवर्क है, इसमें ऑयल के केस में एक नेटवर्क है बड़ा फेमस, शाम खानी जी चलाते हैं, वो ईरानियन ही है। आता हूं सर, आता हूं, मैं वापस आता हूं। बड़ी खबर जो जी। दर्शक बता दूं, हिजबुल्ला से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हिजबुल्ला ने एक बार फिर से तुर्की पर हमला करने की जो है खबर सामने आ रही है। अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया तुर्की में, अमेरिकी फाइटर जेट्स को निशाना बनाने का दावा किया गया है और हमले का वीडियो भी सामने आया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिजबुल्ला ने तुर्की पर हमला किया गया। तुर्की में अमेरिकी बेस जो था उसे निशाना बनाया गया हिजबुल्ला की तरफ से। अमेरिकी फाइटर जेट्स को निशाना बनाने का दावा जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ हमले का वीडियो भी सामने आया है। साय सर, इस पर आपका रिएक्शन, क्योंकि ये भी पेशकश हुई है कि लेबनान और यूएस जो है वो साथ आकर बातचीत करें और हिजबुल्ला को जाहिर सी बात है तकलीफ हो रही है, वो इसके खिलाफ था और कहीं ना कहीं इसको एज अ रिटेलिएशन देख सकते हैं क्या? आशीष, देखिए, नेबलान वाला मामला ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, वो बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। इजराइल बहुत बुरी तरह से इनको मार रहा है और उसके अलावा एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1701, उस पर सबको मानना पड़ेगा और वहां से डिसआर्म किया जाएगा हिजबुल्लाह को। जैसे ही इस तरफ से लोगों का ध्यान हटेगा वो हो जाएगा। अभी जो आप बात कर रहे थे ना आशीष, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये अमेरिका का जो मूव था ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, ये बहुत ही मास्टर प्लान हुआ है, साबित होगा। ये दुखती रग पर अमेरिका ने हाथ रखा है। आप देखिए, जैसे ही उसने ब्लॉकेट किया है वैसे ही सेकेंड राउंड ऑफ टॉक के फीडर्स आ गए हैं, वैसे ही चीन के जुड़वा भाई वार्ता के लिए बात कर रहे हैं कि भाई तुरंत से ट्रेड आपस में झगड़ा बंद कर दिया जाए, युद्ध बंद करने की निगोशिएशन की बात कर रहे हैं किम जोंग। सोचिए, विश्व का ऐसा आदमी। आप समझिए, चाइना का ईरान का 97.6% ऑयल ड्यूरिंग द वॉर चाइना के तरफ जा रहा था। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैरल तेल जा रहा था। इसके अलावा चाइना वहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थ मटेरियल लेता है, सेलेस्टाइट मटेरियल है जो ईवी मैग्नेट बनाने के लिए बहुत जरूरी है चाइना को। उसके सारे इक्विपमेंट बंद हो जाएंगे। उसके अलावा चाइनीज गुड्स का जो वहां से शिपमेंट होता था, एक्सपोर्ट, वो सारे बंद हो जाएंगे। चाइना ये हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड अमेरिका का है ये कायम नहीं रह सकता। मान लीजिए आशीष जी, या तो विश्व युद्ध हो जाएगा और नहीं तो बहुत जल्दी सारे निगोशिएशन के टेबल पे आएंगे और सारा मामला धीरे धीरे सुलझ जाएगा। जी हाँ, दीवान सर मुस्कुरा रहे थे इस बात पर कि क्योंकि मुझे लगता है उनको फिर से वही याद आया होगा कि दो सांप हैं और दोनों ही जो है वो एक दूसरे को डसने को तैयार बैठे हैं। दीवान सर, ये ख्याल आया कि वो नास्तिक आदमी जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, किम,
न्यूक्लियर बॉम्ब से बात करना चाहता है, वो मध्यस्थता करा रहा है। आपको अयोध्या चलते आपकी पूजा अर्चना मैं कराऊंगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नास्तिक आदमी पूजा के उतर आया है। पर देखिए, मैं इस बात से, क्षमा करें, ये वर्ल्ड वॉर में तो जा सकता है। कारण क्या है, जब ये फिजिकल प्रेजेंस अमेरिकन शिप्स का वहां हो गया, इसमें आप देखिए वहां ज्योग्राफी टेरेन, बॉम्बे हार्बर अगर आप गए हो तो वो ही कितनी सिंपल सी है, फिर भी कितने आइलैंड्स हैं। हमारी नेवी की बैटरी, कोस्टल बैटरीज हैं। ईरान की कितनी कोस्टल बैटरीज हैं। अभी इन्होंने, आपने ईरान किसी को कह दे, चाइना किसी ईरान को कह दे और एक आध शिप पे फायर हो जाए, पहले तो हॉर्मुज़ बंद, इफेक्टिवली बंद है, बंद रहेगी, इफेक्टिवली बंद है, बंद रहेगी। और ये क्योंकि लड़ाई वाली बात है। तो दूसरी बात ये है कि अगर गलती से किसी वॉरशिप जो है अमेरिका की, उसमें हिट हो गया, 200-400 डिस्ट्रॉयर में 500 आदमी होते हैं, वो डेथ हो गई किसी की, तो बात फ्लेयर अप हो जाएगी। और गलती से होगा, क्यों, इतना कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट है, हिल्स है दोनों तरफ और नैरो वाटर्स हैं, समझिए इस चीज को। और रेडार सिग्नल आया, हमने इंटरप्रेट कर लिया, कर फ्लोटिला आ रहा है अटैक करने को, तो कुछ गलती हो गई, एरर, ह्यूमन एरर का चांस बहुत है और ये बड़ी फ्लेयर अप हो जाएगी बात। तो अमेरिका इसमें जीत जाएगा, जरूरी नहीं है। अमेरिका के भी हक में, कि अमेरिका के फेवर में बात यह है कि वो भी नेगोशिएट करें। और न्यूक्लियर छोटा सा, और अपना कहते हैं 400 किलो हम रशिया को दे देंगे जी, एनरिच यूरेनियम रशिया को दे देंगे। सुना होगा आपने, न्यूज़ है। रशिया ने ये कहा है कि मैं रखने को तैयार हूं, तो वो बहुत सुबह की खबर है सर, वो मैंने देखा था। हाँ झा सर, मैं आता हूं, एक बड़ी खबर बता दूं, फिर उसके बाद आपका रिएक्शन ले लूंगा। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ये बहुत बड़ी खबर है कि चीन पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री के साथ अहम बैठक और ईरान यूएस युद्ध पर बात हो सकती है। बहुत कम समय बचा है, झा सर कंप्लीट करेगा इस पर रिएक्शन के साथ। चीज बताना चाहता था जी। पहला कि दोहों का अभी जिक्र हो रहा था। हाँ। एक दोहा मुझे बहुत अभी दिमाग में आ रही है जी। समरथ के नहीं दोष गोसाई। देखिए, ये जो अभी अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर कोई भी नेवल शिप, अगर किसी क्रूड ऑयल ले जाने वाले जहाज का अगर वो उसको अगर वो एस्कॉर्ट करेगा तो उस पे हमला होगा। पहली बार चाइना अटेम्प्ट कर चुका है, एक बार में उसका जहाज वापस आया है, दूसरी बार अटेम्प्ट करेगा। क्या अगर उसमें उसको अगर जाने नहीं दिया तो तीसरी बार क्या होगा? क्योंकि चाइना को क्रूड और ऑयल चाहिए ही चाहिए, वो कभी भी ये चोक एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज के दिन में चाइना की जो नेवल नंबर गेम है जी, उसमें नेवी के चाइना का सबसे नंबर 1 है अभी, सबसे ज्यादा। हम बेशक मान लेते हैं कि वहां भी 36 शिप जो हैं अमेरिका के हैं, लेकिन जब चाइना रिटेलिएट करने के लिए अपनी नेवी को आएगा, चाहे वो कुछ ग्वादर से आ जाए या फिर वो कहीं और से वो एस्कॉर्ट करके यहाँ पे लाएगा, एस्कॉर्ट करके ले जाएगा, तो क्या अमेरिका उस पर हमला करेगा? नहीं। इसीलिए मैंने कहा समरथ के नहीं दोष गोसाई। तब जो चाइनीज जो जहाज हैं वो तो निकल जाएंगे, भारत का क्या होगा? क्योंकि अगर ये चोक पॉइंट डालता है वहां पे, तो भारत को ये चीज अपने चाहे ऑल पार्टी मीटिंग बुला के सीसीएस में ये चीज अब जरूरत है कि ये डिस्कस करे कि अगर चोक हम पे लगा, क्योंकि चोक जब लगाया हुआ तो किसी न किसी के ऊपर तो लगेगा। पाकिस्तान के ऊपर में लगेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का एलाय है, कहेगा कि हाँ चलो तुमको थोड़ी दूर जाना है, चाबहार के आगे तुम्हारा तो बंदरगाह है ही वहां पे, चले जाओ तुम ग्वादर में जाके डॉक कर लो। लेकिन इंडिया जो है, जिसको इतनी लंबी एस्कॉर्ट करनी है, ये आके फंसेगा कहीं ना कहीं। इसलिए भारत को ये अपने इंटरेस्ट में अब मोदी सरकार को सीसीएस बुला के, ऑल पार्टी मीटिंग बुला के एक दूरगामी फैसला लेना है। दूसरा चीज जी, ये वर्ल्ड वॉर 3 का एक निडस है, क्योंकि अगर किसी जहाज पे आप हमला करेंगे, मतलब अमेरिका अगर हमला करेगा किसी एस्कॉर्ट शिप पे, तो वो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि एक शिप अगर डूब जाता है तो ये बहुत बड़ी लॉस है किसी कंट्री के लिए, तो ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये हमला क्यों करेगा अमेरिका? क्योंकि दादागिरी है। तो दादागिरी आप एक सर, आप जो कह रहे हैं ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन ये इतना इजी रहने वाला है क्या साय सर? आशीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिएगा,
इतना खतरनाक टकराव कोई भी महाशक्ति इस समय उठाने को तैयार नहीं होगा। हाँ। चीन, उत्तर कोरिया, और अभी देखिए खबरें आ गई रूस में भी बात रूस के उप विदेश मंत्री भी बातचीत करने जा रहे हैं हाँ। चाइना से। तो आप देखिए अब डिप्लोमेटिक चैनल्स काफी एक्टिव हो जाएंगे और कोई ना कोई इसका मसला निकाला जाएगा, क्योंकि चीन की सप्लाई बाधित होने वाली है और बहुत बड़ा खतरा है, और तनाव का जो वो लिमिट है ना, वो दायरा वो इतना सर, बड़ा माफी के होगा साथ आप सभी कि मेहमानों को विश्व मैं के रोक रहा हूं। आप वक्त इतना ही की इजाजत देता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।